हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरस्वती एडुकेयर सेंटर पर। तो बेटा अब जो हम लोग कर रहे हैं अपने अकाउंटेंसी 12th का बहुत ही सो कॉल्ड डिफिकल्ट चैप्टर कैश फ्लो स्टेटमेंट। उसकी 3 क्लास बेटा हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसमें हम लोग सीख चुके हैं कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इसके बाद हमने सीखा था बेटा ट्रीटमेंट ऑफ प्रोविजन फॉर टैक्स, और उसके अलावा हम सीख चुके हैं बेटा ट्रीटमेंट फॉर डेप्रिसिएशन। आज की क्लास में भी बेटा हम लोग कुछ एडजस्टमेंट सीखेंगे जो हमें करनी पड़ती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है बेटा, जिसमें हम लोग सीखेंगे ट्रीटमेंट ऑफ प्रपोर्ड डिविडेंड, ट्रीटमेंट ऑफ इंटरिम डिविडेंड, और इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट जो हमारा क्वेश्चन सबसे ज्यादा गलत कराता है उसको कहते हैं बेटा हिडन या इंप्लाइड इंफॉर्मेशन। हम उनको कैसे ट्रीट करते हैं। हो सकता है वीडियो थोड़ी सी, बहुत ज्यादा नहीं बेटा, बट थोड़ी सी लंबी बनी है, ठीक है, तो उसको आपको ध्यान से देखना है। और मुझे नहीं लगता मेरी ये 4 वीडियो देखने के बाद कोई भी स्टूडेंट ये कह पाए कि मुझे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में कोई प्रॉब्लम है। ठीक है बेटा, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट कर लेते हैं अपनी आज की क्लास। तो बेटा हमारा जो कैश फ्लो स्टेटमेंट हम लोग प्रिपेयर करते हैं, तो वहां पे कुछ हमें ट्रीटमेंट भी करने पड़ेंगे। तो उसमें से 2 ट्रीटमेंट तो हम लोगों ने सीख लिए थे, ट्रीटमेंट फॉर प्रोविजन फॉर टैक्स और दूसरा था ट्रीटमेंट फॉर डेप्रिसिएशन। अब इसके अलावा जो तीसरा ट्रीटमेंट सीखना है बेटा, वो सीखना है हमें ट्रीटमेंट ऑफ प्रपोर्ड डिविडेंड। ठीक है, ट्रीटमेंट फॉर प्रपोर्ड डिविडेंड में अब हमारे पास 2 केस होते हैं। कंपनी एक्ट 2013 आने के बाद, ठीक है, आजकल जो प्रपोर्ड डिविडेंड है वो बेटा नीचे गिवन होता है एडजस्टमेंट में। ठीक है, वो आपका कहां पे होगा? एडजस्टमेंट का मतलब क्या है? बैलेंस शीट जब आपकी फिनिश हो जाएगी उसके नीचे एडजस्टमेंट में लिखा होता है बेटा। क्या लिखा होता है? लिखा होगा प्रपोर्ड डिविडेंड फॉर प्रीवियस ईयर, मान लीजिए ₹10,000, एंड फॉर करंट ईयर ₹15,000, मान लीजिए ऐसे लिखा है। ठीक है, ज्यादातर नई बुक्स में ऐसे होता है, कंपनी एक्ट 2013 आने के बाद ये लिखा होता है। ठीक है, ये इसका केस फर्स्ट है, सेकंड केस के बारे में भी बाद में बात करेंगे। तो अगर इस तरीके से दे रखा है बेटा, तो हमें क्या करना होता है? जो प्रीवियस ईयर का 10,000 है उसको हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ऐड करते हैं। ठीक है, और इसी 10,000 को, यानी जो प्रीवियस ईयर का है, इसको हम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में लेस करते हैं। ठीक है, ये कब केस है बेटा? ये तब केस है जब आपको प्रपोर्ड डिविडेंड एडजस्टमेंट में गिवन होता है। अब बात करते हैं बेटा इसके पीछे रीजन क्या है। रीजन ये है, देखिए प्रपोर्ड डिविडेंड हम लोग प्लान करते हैं टू पे टू द शेयर होल्डर, बट जो हम प्रपोर्ड करते हैं, प्लान करते हैं, वो इस साल प्लान होता है, हम लोग अपने ऑपरेटिंग इनकम में से उसको निकाल के रख लेते हैं, बट एक्चुअल में उसको हम पे नहीं करते। पे होता है बेटा वो नेक्स्ट ईयर। ठीक है, तो इस साल हमने कौन सा पे किया होगा? अगर हमें करंट ईयर का नेक्स्ट ईयर में पे करना है, तो इसका दूसरा मतलब यह है कि इस साल में हमने प्रीवियस ईयर का पे किया होगा। और जब हमने प्रीवियस ईयर का पे किया होगा तो बेटा उससे पैसा गया भी होगा, और गया किससे होगा बेटा? ऑपरेटिंग इनकम यानी सेल से पैसा गया होगा। तो हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है, तो जो प्रपोर्ड डिविडेंड है वो बेटा ऑपरेटिंग एक्टिविटी एक्सपेंसेस नहीं है, वो है फाइनेंसिंग का एक्सपेंसेस, बट हमने इसको ऑपरेटिंग इनकम में से माइनस किया है। इसलिए हम क्या करते हैं, इसको दोबारा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ऐड कर लेते हैं, ताकि हमारा जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो कम हुआ था, ऑपरेटिंग इनकम जो कम हुई थी, वो दोबारा बढ़ जाए। बट क्योंकि ये कंपोनेंट किसका है? फाइनेंसिंग का, इट बिलोंग्स टू फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इसलिए हम इसको फाइनेंसिंग में माइनस भी करते हैं। तो ये केस कब है बेटा? जब एडजस्टमेंट में गिवन है। अब बात करते हैं इसी के सेकंड केस की। तो बेटा अब बात करते हैं हम लोग अपने प्रपोर्ड डिविडेंड के दूसरे केस की। दूसरे केस में क्या होता है बेटा? जो प्रपोर्ड डिविडेंड है वो आपकी बैलेंस शीट में दे रखा होता है।
कहां दे रखा होगा बेटा बैलेंस शीट में? बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटीज, और करंट लायबिलिटी में शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, इसमें आपको दे रखा होता है प्रपोज्ड डिविडेंड, ठीक है, जहां पर कि आपका प्रोविजन फॉर टैक्स दे रखा होता है, उसी के साथ शॉर्ट टर्म प्रोविजन भी गिवन होता है। तो इस केस में आपको लिखा होगा बेटा प्रपोज्ड डिविडेंड प्रीवियस ईयर करंट ईयर। मान लीजिए प्रीवियस ईयर का 10,000, करंट ईयर का 15,000। तो हमें क्या करना होता है बेटा, जो हमारा 15,000 है उसको ऑपरेटिंग में ऐड करना है, और जो हमारा 10,000 है उसको हमें फाइनेंसिंग में लेस करना है। यानी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में 15,000 जो प्रोविजन फॉर करंट ईयर है उसको हम ऐड कर देते हैं। बेसिकली बेटा देखिए, ये जो ट्रीटमेंट है ये पुराना ट्रीटमेंट है बेटा, जो हम लोग कंपनी एक्ट 2013 के आने से पहले करते थे, और उस टाइम हम लोग प्रपोज्ड डिविडेंड को बैलेंस शीट की लायबिलिटी में ही शो करते थे, हम एडजस्टमेंट में नहीं दिखाते थे। तो उस केस में हम लोग क्या मान कर चलते थे कि जो हमारा प्रपोज्ड डिविडेंड है, जो हमने इस साल प्लान किया है, उसको अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से निकाल कर रख लिया, बट एक्चुअली में उसकी पेमेंट होती है नेक्स्ट ईयर। तो जब हमने उसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट यानी सेल्स में से निकाल के रखा है, तो उससे कैश नहीं जाता, इसलिए हम उसको दोबारा ऐड कर देते हैं अपनी ऑपरेटिंग इनकम या ऑपरेटिंग प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। बट इस साल जो हम पे करते हैं करंट ईयर में, वो प्रीवियस ईयर का पे करते हैं, और ऑब्वियस सी बात है उसको भी हम लोग एक्सपेंसेस में दिखाते हैं, जिससे कि हमारा ऑपरेटिंग कैश, ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम हो जाता है, ठीक, और वो एक्चुअल में फाइनेंसिंग का खर्चा है, तो इसलिए हम उसको फाइनेंसिंग में माइनस करते थे, ठीक है बेटा। तो ये इसका सेकंड केस है। हालांकि जो नई बुक है बेटा उसमें ये केस नहीं आता है, बट फिर भी कुछ बच्चों की बुक्स में ये क्वेश्चंस गिवन है, ठीक है, और जो दूसरे बोर्ड है उनमें भी ये गिवन है। तो आपको अगर इस तरीके से बैलेंस शीट में प्रपोज्ड डिविडेंड गिवन है तो आपको ये ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, ठीक है बेटा। अब बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट एडजस्टमेंट की। तो बेटा बात करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ इंटरिम डिविडेंड के, भाई कैश फ्लो में इंटरिम डिविडेंड का क्या ट्रीटमेंट होता है। उससे पहले आप इंटरिम डिविडेंड के बारे में जान भी लेके होता क्या है। देखिए बेटा, जब कंपनी के पास सरप्लस प्रॉफिट होता है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट रखा हुआ है बहुत सारा, तो उस केस में कंपनी के जो डायरेक्टर है बेटा वो एक रेजुलेशन पास करते हैं, और उस रेजुलेशन के अकॉर्डिंगली उस प्रॉफिट में से एक हिस्सा कंपनी डिसाइड करती है डिविडेंड के रूप में बांटने का। ये डिविडेंड जिस साल वो रेजुलेशन पास होता है उसी साल प्रॉफिट में से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। यानी अगर मान लीजिए करंट ईयर में जिस साल में दे रखा होता है इंटरिम डिविडेंड नीचे, ठीक है, उस साल में ही आपका रेजुलेशन पास हुआ और उस साल में ही कंपनी ने पे कर दिया, तो ऑब्वियस सी बात है इससे कैश गया है और इट इज ट्रीटेड एज आउटफ्लो, ठीक है। बट आउटफ्लो किसका है बेटा? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का है, तो इसीलिए इसको कहते हैं इंटरिम डिविडेंड। अब बात करते हैं मिलेगा कहां पर। सबसे पहले ये देख लेते हैं, इंटरिम डिविडेंड हमेशा ही बेटा आपकी बैलेंस शीट में खत्म होने के बाद नीचे, बैलेंस शीट में नहीं, बैलेंस शीट खत्म होने के बाद नीचे एडजस्टमेंट में मिलेगा, ठीक है बेटा। तो लिखा होगा इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर ₹12,000। इसमें ये आपको लिखा होगा पहले से, ठीक है, और ये कहा होगा बैलेंस शीट खत्म होने के बाद एडजस्टमेंट में लिखा होगा। तो ये 12,000, अब इसको हमें क्या करना है बेटा? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में इस 12,000 को ऐड करना है,
और इसी 12,000 को फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में लेस भी करता है। ठीक है बेटा, रीजन क्या है, लॉजिक क्या है कि देखिए ये डिविडेंड हमने पे किया है प्रॉफिट में से, और प्रॉफिट निकलता है आपकी ऑपरेटिंग इनकम यानी सेल्स से। तो इससे हमारा सेल्स का अमाउंट कम हुआ है, ऑपरेटिंग इनकम कम हुआ है, बट एक्चुअल में ये खर्चा किसका है बेटा, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का खर्चा है। ठीक है, तो इससे हमारा कैश भी गया है, आउटफ्लो भी है, बट ये खर्चा किसका है, फाइनेंसिंग का, जिसकी वजह से हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम हो जाता है। तो इसलिए इसको दोबारा से हमें ऐड करना पड़ेगा ऑपरेटिंग इनकम निकालने के लिए या कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालने के लिए, और जिससे बिलोंग करता है उसमें उसको हमें आउटफ्लो के रूप में दिखाना पड़ेगा, इसलिए हम इसको फाइनेंसिंग में माइनस करते हैं। ठीक है बेटा, तो ये था ट्रीटमेंट ऑफ इंटरिम डिविडेंड। तो देखिए बेटा, ये जैसे कि इसका नाम ही बता रहा है, अब हम जो ट्रीटमेंट सीखेंगे वो किसका सीखेंगे, हिडन या इंप्लाइड इंफॉर्मेशन या फिर एडजस्टमेंट का। ये कौन सी है, जैसे इसके नाम से पता चलता है हिडन है, जिसके बारे में क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा, बट आपको ये एडजस्टमेंट करनी बहुत जरूरी है। इनके बिना आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट तो मैच हो जाएगा, बट आपकी जो ऑपरेटिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है या ऑपरेटिंग और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है उसके बैलेंस में डिफरेंस आ जाएगा। ये कौन सी इंफॉर्मेशन होती है बेटा और ये कहां पर मिलती है, पहले उसकी बात कर लेते हैं। ये इंफॉर्मेशन आपकी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में भी पाई जाती हैं और असेट साइड में भी पाई जाती हैं, और इनके बारे में आपको क्वेश्चन में मेंशन ना भी हो तो भी ये आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। तो कैसे होती है, क्या ट्रीटमेंट होगा, चलिए उसकी बात कर लेते हैं। पहले बात करते हैं बेटा लायबिलिटी साइड की हिडन इंफॉर्मेशंस की। जैसे कि लायबिलिटी साइड में पहले बात करते हैं केस 1। आप देखोगे नॉन करंट लायबिलिटी में लिखा होता है बेटा 10% डिबेंचर्स, पहला केस, ये केस फर्स्ट है। ठीक है, प्रीवियस ईयर की वैल्यू दे रखी है 5 लाख और करंट ईयर की वैल्यू दे रखी है 8 लाख। अब ये बैलेंस शीट में ऐसे शो किया हुआ है नॉन करंट लायबिलिटी में, इसके बारे में आपको कुछ भी गिवन नहीं है। तो आप कहोगे बेटा कि यहां पर इंफॉर्मेशन क्या है, एडजस्टमेंट क्या है। देखिए ये जो रेट है 10%, ये अपने आप में इंफॉर्मेशन है। इसका मतलब ये होता है बेटा, ये जो हमने डिवेंचर इशू किए हैं इस पे हमें 10% इंटरेस्ट पे करना है, और इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर बेटा चार्ज होता है, चाहे क्वेश्चन में लिखा हो या फिर ना लिखा हो, आपको पे करना पड़ेगा। तो इस केस में जब केवल आपको ये इंफॉर्मेशन गिवन है और आपको कुछ नहीं लिखा, तो आप क्या कर सकते हो, आप या तो ओपनिंग बैलेंस पे इंटरेस्ट निकाल सकते हो या फिर क्लोजिंग पे, आप किसी पे भी निकाल सकते हो। आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक आएगा। ठीक है, कोई भी टीचर उसको गलत नहीं कर सकता और आपका बैलेंस मैच भी होगा। इट मे बी कि आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी के बैलेंस में डिफरेंस हो, ठीक है, बट उससे आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट मैच होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लीजिए आप ओपनिंग बैलेंस पे लेते हो, तो यहाँ पे आपको इसका मतलब है कि 5 लाख रुपए पे 10% इंटरेस्ट पे करना है, दैट इज 50,000। तो ये थी इंफॉर्मेशन कि हमें भैया इन पे 50,000 पे इंटरेस्ट पे करना है। ठीक है, तो ये 50,000 पे हमने इंटरेस्ट पे भी किया होगा, चाहे लिखा हो या ना लिखा हो, चाहे प्रॉफिट हो या ना हो, इंटरेस्ट में पे करना पड़ता है। और जब पे किया होगा तो इसको हमने नेट प्रॉफिट निकालने के लिए खर्चों के रूप में दिखाया होगा। बट ये जो एक्सपेंसेस बेटा ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का खर्चा है, बट हम इसको प्रॉफिट में से माइनस करते हैं। तो इसके लिए फिर हम क्या करेंगे, इस 50,000 को दोबारा से ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ऐड करेंगे। ठीक है, और इस 50,000 को फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में लेस करेंगे। तो ये इस केस में ट्रीटमेंट होगा जब आपको इस तरीके की इंफॉर्मेशन दे रखी होंगी लायबिलिटी साइड में, और जरूरी नहीं है डिबेंचर्स हो,
हो सकता है बेटा वो लोन हो सकता है वो पब्लिक डिपॉजिट हो जिसके साथ आपको इंटरेस्ट गिवन है, तो वो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो अपने आप में एक इंफॉर्मेशन है, आपको उसका ट्रीटमेंट करना है। तो ये इसका पहला केस था बेटा। ठीक है, अब बात करते हैं इसके दूसरे केस की। तो बेटा देखो इसमें सेकंड केस क्या बनता है, जब आपको 10% डिवेंचर्स दे रखे हैं, ओपनिंग बैलेंस है 5 लाख और क्लोजिंग बैलेंस है बेटा 8 लाख, साथ साथ आपको एडजस्टमेंट भी गिवन है जिसमें आपको बताया हुआ है कि जो ये एडिशनल डिवेंचर हैं ये कब कंपनी ने इशू किए हैं। तो इसमें लिखा है डिवेंचर इशूड ऑन 1 अक्टूबर 2020। तो इस केस में देखिए ये भी एक हिडन इंफॉर्मेशन है। ठीक है, इन्होंने ये नहीं लिखा कि आपको उस पर इंटरेस्ट पे करना है। कुछ क्वेश्चनों में लिखा होता है एडजस्टमेंट में कि इतना इंटरेस्ट पे किया या इतना इंटरेस्ट पे कैलकुलेट करके दिखा रखा होता है, बट इसमें ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है। यहाँ पे आपको खुद इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। और कैसे कैलकुलेट करना पड़ेगा समझिए, यहाँ पे 3 लाख के इस साल डिवेंचर इशू किए हैं और ये जो इंफॉर्मेशन दी गई है जो इशू करने की दी गई है वो इन्हीं 3 लाख के बारे में दी गई है। इसका मतलब 5 लाख के जो डिवेंचर्स थे वो साल के शुरू में थे, ठीक है, और 3 लाख ठीक है हमने 1 अक्टूबर को इशू किए हैं। तो 5 लाख रुपए के जो डिवेंचर्स है वो हमने पूरे साल यूज किए हैं, तो 5 लाख पे तो हमें पूरे साल का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा बेटा। और जो एडिशनल है 3 लाख, ठीक है, वो हमने 6 मंथ यूज किए हैं तो उस पे हमें 6 मंथ का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो पहले हमें इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स कैलकुलेट करना है बेटा। तो कैसे करेंगे समझिए, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज इक्वल टू 5 लाख इंटू 10/100 प्लस 3 लाख इंटू 10/100 इंटू 6/12। तो बेटा ये टोटल अमाउंट आ जाएगा 50,000 प्लस 15,000, दैट इज इक्वल टू 65,000। मीन्स हमने इस साल में 65,000 रुपए इन डिवेंचर्स पे इंटरेस्ट पे किया होगा। ठीक है, तो इस डिवेंचर पे जो इंटरेस्ट पे किया गया उसका हमें ट्रीटमेंट करना है। तो सेम ट्रीटमेंट सेम होगा। ठीक है, ट्रीटमेंट क्या होगा बेटा, जो 65,000 है वो ऑपरेटिंग इनकम में ऐड हो जाएगा और यही 65,000 जो हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है उसमें लेस हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये इसका सेकंड केस है जब आपको बताया गया है कि आपने नए डिवेंचर इशू कब किए हैं। इसी में बेटा एक केस और बन जाता है, जल्दी से हम उसका भी ट्रीटमेंट देख लेते हैं। तो बेटा देखिए ये हमारा हिडन इंफॉर्मेशन का जो लायबिलिटी साइड में हिडन इंफॉर्मेशन होते हैं उसका तीसरा और लास्ट केस है। इस केस में क्या है देखिए बेटा, आपको 10% डिवेंचर्स, ओपनिंग बैलेंस दे रखा है बेटा 8 लाख और क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है 5 लाख। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ है, इस साल हमने अपने डिवेंचर्स रिडीम किए हैं। ठीक है, अगर कुछ वैल्यू ना दे रखी हो, ठीक है, कोई आपको डेट ना दे रखी हो कि कब आपने रिडीम किए हैं, तो आप किसी पे भी इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, ओपनिंग बैलेंस पे भी और क्लोजिंग बैलेंस पे भी। ठीक है, इवन आपको कहीं डाउट लगता है तो आप नीचे लिख सकते हैं, वी एज्यूम दैट डिवेंचर हैज बीन रिडीम्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर और एट द एंड ऑफ द ईयर, और आप किसी पे भी इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। बट जब आपको गिवन डेट है कि भाई इस डेट पे आपने डिवेंचर्स रिडीम किए हैं, तो आप कैसे ट्रीटमेंट करेंगे। तो इसका मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे लिखा है 10% डिवेंचर 8 लाख, यानी साल के शुरू में हमारे पास 8 लाख रुपए के डिवेंचर्स थे, बट साल के एंड में हो गए हैं 5 लाख। इसका मतलब हमने 3 लाख रुपए के डिवेंचर इस साल रिडीम कर दिए। और इन्होंने डेट भी बता रखी है कि बेटा डिवेंचर्स रिडीम ऑन 1 अक्टूबर। डिवेंचर्स कब रिडीम हुए बेटा, इस साल में 1 अक्टूबर को रिडीम हुए हैं। तो इसका मतलब है जो हमारे पास ओपनिंग बैलेंस था इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, ठीक है, कि जो हमारे पास ओपनिंग बैलेंस था बेटा 8 लाख, उसको हमने 6 मंथ यूज किया होगा तो उस पे हमें 6 मंथ का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। और उसके बाद हमारा बैलेंस हो गया होगा बेटा 5 लाख, तो 5 लाख पे हमने इस साल में 6 मंथ यूज किया है तो इस पे भी 6 मंथ का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका अमाउंट आ जाएगा, ये हो गया आपका 40,000 6 मंथ का इंटरेस्ट, और ये हो गया बेटा 25,000।
तो आएगा 65,000, तो आएगा आपका 65,000। ठीक है, कैसे देखिए 8 लाख रुपए जो है हमने 1 अक्टूबर तक इस साल में यूज किया होगा, यानी 6 महीने, और 1 अक्टूबर के बाद हमारा बैलेंस हो गया 5 लाख, तो उसको भी हमने कितने महीने यूज किया होगा बेटा, 6 महीने, तो उस पर भी हमने 6 महीने का इंटरेस्ट पे करना है। तो 8 लाख का 10%, 6 महीने का 40,000, 5 लाख का 10%, 6 महीने का 65,000। ट्रीटमेंट वही होगा 65,000 ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ऐड होगा, और 65,000 फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में लेस होगा। ठीक है बेटा, तो ये हमने ट्रीटमेंट कर लिया हिडन इंफॉर्मेशन के कब, जब आपको लायबिलिटी साइड में गिवन है। अब अगर असेट साइड में गिवन हो तो हम उसको कैसे ट्रीटमेंट करेंगे बेटा, तो उसको भी एक बार देख लेते हैं। तो देखिए बेटा, अब बात करते हैं अपनी हिडन इंफॉर्मेशन की, जो कि आपको बैलेंस शीट की असेट साइड में गिवन होगी। तो बैलेंस शीट की असेट साइड में कैसे गिवन होगी, पहले ये देख लीजिएगा। बैलेंस साइड की असेट्स में नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में आपको वो इंफॉर्मेशन दे रखी होती है जहां पर आपकी हिडन इंफॉर्मेशन होगी। जैसे कि इसमें पहला केस दिया है बेटा 10% इन्वेस्टमेंट। अब ये समझिएगा, जो असेट्स होता है बेटा वो हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का कंपोनेंट है, ठीक है, और यहां पर गिवन है 10% इन्वेस्टमेंट, ओपनिंग बैलेंस था 5 लाख और क्लोजिंग हो गया है 8 लाख। इसका मतलब इस साल हमने 3 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट परचेज किया है, बट आपको यहां पर कोई भी डेट गिवन नहीं है कि कब आपने ये इन्वेस्ट किया है। तो इस केस में बेटा चाहे लिखा हो या ना लिखा हो, आपको यहाँ पे 10% इन्वेस्टमेंट किया है तो इसका मतलब 10% इंटरेस्ट मिला होगा, ठीक है, चाहे ओपनिंग बैलेंस पे चाहे क्लोजिंग बैलेंस पे। आप किसी पे भी निकाल सकते हो बेटा, ओपनिंग पे भी निकाल सकते हो और क्लोजिंग पे भी निकाल सकते हो। जब आप ओपनिंग पे निकालते हो तो आप ये मानकर चलोगे कि जो हमने 3 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है वो एट द एंड ऑफ द ईयर किया है, और अगर आप क्लोजिंग पे निकालते हो तो आप ये मानकर चलोगे कि जो आपने इन्वेस्ट किया है वो एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर किया है। इवन आप ये नीचे स्टार बना के लिख भी सकते हो, ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट खत्म होने के बाद कि आपने क्या एज्यूम किया है। ठीक है बेटा, तो यहां पर ये जो इंटरेस्ट आपको मिलेगा बेटा, इट इज नॉन ऑपरेटिंग इनकम, क्योंकि इट इज इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज। बट हम क्या करते हैं, जब नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं तो उन सब इनकम को हम बेटा सेल्स में इंक्लूड कर लेते हैं, जिससे हमारी, ठीक है, इनकम बढ़ जाती है। बट एक्चुअल में नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, इससे हमारी ऑपरेटिंग इनकम बढ़ गई तो हमें निकालना है ऑपरेटिंग, तो उसके लिए इसको करना पड़ेगा माइनस। ठीक है, अब देखिए क्या ट्रीटमेंट करेंगे। सबसे पहले हम इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट कर लेते हैं, और मैं मान के चलता हूं कि जो हमने 3 लाख रुपए का इन्वेस्ट किया है वो एट द एंड ऑफ द ईयर किया है, तो ओपनिंग बैलेंस पे निकालूंगा मैं 5 लाख पर 10%, दैट इज 50,000, दैट इज 50,000। ठीक है बेटा, तो ये जो 50,000 रुपए बेटा चाहे लिखा हो या ना लिखा हो, इस साल हमने रिसीव किया होगा, और इस साल रिसीव किया होगा तो हमने अपने, ठीक है, इनकम में इनको ऐड किया होगा, जिससे हमारी ऑपरेटिंग इनकम बढ़ गई होगी। ठीक है, बट एक्चुअल में ये ऑपरेटिंग इनकम है ही नहीं बेटा, ये इन्वेस्टिंग इनकम है। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा इसके ट्रीटमेंट को, बेटा जो 50,000 है इसको हमें ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में माइनस करना पड़ेगा, और इसी 50,000 को, क्योंकि इट बिलोंग्स टू इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहां पर जो ओवरऑल ट्रीटमेंट होगा बेटा, 3 लाख रुपए आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से आउटफ्लो होगा, ठीक है, इन्वेस्टिंग में, और 50,000 इनफ्लो होगा। ठीक है बेटा, तो ये इसका पहला केस है। अब बात करते हैं दूसरे केस की। अब देखिए बेटा, सेम क्वेश्चन है, ठीक है, बट इसमें आपको क्या किया है, एक एडजस्टमेंट दे दी है। ठीक है, लिखा है इन्वेस्टमेंट मेड ऑन 1 अक्टूबर 2020, यानी यहां पर जो हमारे साल के शुरू में था बेटा,
ठीक है, वो 5 लाख रुपए था। और ये जो 3 लाख का इन्वेस्टमेंट हमने इस साल किया है वो कब किया है बेटा? 1 अक्टूबर को किया है। इसका मतलब जहां भी हमने इन्वेस्टमेंट किया है उन्होंने 5 लाख रुपए हमारे 6 महीने तक यूज किए हैं और उसके बाद 8 लाख रुपए 6 महीने तक यूज किए हैं। तो हमें जो इंटरेस्ट मिलेगा बेटा, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट कैसे होगा? 5 लाख पर 10% 6/12 प्लस 8 लाख पर 10% 6/12 ऐसे लिखा होगा बेटा। तो ये हो जाएगा बेटा 25,000 प्लस ये हो जाएगा आपका 40,000। तो आपने इंटरेस्ट रिसीव किया होगा इस साल बेटा 65,000। इस साल आपने इंटरेस्ट रिसीव किया होगा बेटा 65,000 इस इन्वेस्टमेंट पे। तो यहाँ पे ट्रीटमेंट बेटा वही रहता है। आप ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में $65,000 लेस करोगे और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में 65,000 प्लस करोगे। ठीक है बेटा, तो ये है इस केस में ट्रीटमेंट। जब आपको ये बताया गया है कि आपने जो इन्वेस्ट किया है वो कितनी तारीख को इन्वेस्ट किया है। ठीक है बेटा, एक केस इसका और करके देख लेते हैं, तब ये हमारी हिडन इंफॉर्मेशंस का ट्रीटमेंट भी खत्म हो जाएगा। तो बेटा देखिए इस तीसरे केस में क्या गिवन होगा। इस केस में बेटा सेम वही क्वेश्चन है, उसी तरीके का क्वेश्चन है। आपको 10% इन्वेस्टमेंट दे रखा है 6 लाख, ओपनिंग बैलेंस है 6 लाख बट क्लोजिंग कितना है 5 लाख। ठीक है, यानी यहां पर इस साल में हमने 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट सेल कर दिया है। ठीक है, अगर डेट नहीं लिखी होती तो कोई इशू नहीं था, आप या तो ओपनिंग बैलेंस पे इंटरेस्ट निकाल सकते थे या फिर क्लोजिंग पे। बट यहां पर लिखा है बेटा इन्वेस्टमेंट सोल्ड ऑन 1 अक्टूबर 2020, यानी आपको बता दिया गया कि ये जो इन्वेस्टमेंट बेचा है आपने वो कितनी तारीख को बेचा, यानी 1 लाख रुपया कब कम हुआ है। तो यहाँ पे इसका मतलब बात जो है 6 लाख रुपीज अमाउंट है इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, उसको हमने 6 मंथ यूज किया है और उसके बाद जो 5 लाख बचा है उसको भी हमने 6 मंथ यूज किया है। तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हमें कैलकुलेट करना है। तो हम कैलकुलेट करेंगे बेटा 6 लाख इंटू 10/100 इंटू 6/12 प्लस 6 महीने हमने कितना यूज किया है 5 लाख रुपए। तो हम लिखेंगे 5 लाख इंटू 10/100 इंटू 6/12। ठीक है, यहां पर आ जाएगा बेटा 30,000, 6 लाख पे 10% 6 मंथ का, और यहां पे आ जाएगा 25,000, 5 लाख का 10% 6 मंथ का, और टोटल अमाउंट जो इंटरेस्ट का हमने रिसीव किया होगा बेटा दैट इज 55,000। ठीक है, ट्रीटमेंट वही रहेगा। 55,000 को ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आपको माइनस करना है और 55,000 को इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आपको प्लस करना है। ठीक है बेटा, तो ये था इसका लास्ट केस। तो आज की क्लास में बेटा इतना ही। अब इस क्लास के बाद मुझे लगता है कि हमारी जितनी भी एडजस्टमेंट थी, जो हमें कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालने के टाइम पर आनी चाहिए थी, समझनी चाहिए थी, वो सारी हमने सीख ली है। तो नेक्स्ट क्लास से हम लोग स्टार्ट करेंगे बेटा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज। ठीक है, या कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तब तक के लिए बेटा गुड नाइट, टेक केयर।